की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अलर्ट है, लिहाजा फ्लैग मार्च भी पुलिस निकालकर लोगों को बिना डरे मतदान करने की अपील कर रही है। उत्तराखंड में अगले 5 साल के लिए 81,72,171 मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे और 14 फरवरी को 11,647 बूथों पर यहां पे चुनाव लड़ा जाएगा और पहले इनकी संख्या 11,627 थी, जिसमें बूथों पर ज्यादा संख्या होने के चलते सहायक बूथ जोड़े गए हैं। प्रदेश में कुल 8,624 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें 156 मॉडल बूथ होंगे। इन मॉडल बूथों पर पूरी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। सभी पोलिंग बूथों की संख्या 101 होगी, जिनमें पूरा पोलिंग स्टाफ महिलाओं का होगा। प्रदेश में 6 ऐसे बूथ होंगे जिनमें सभी दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी होंगे। वहीं सड़क मार्ग से ज्यादा दूरी वाले पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो इस पे रामपुर से हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। रामनगर से आसिफ, अभी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से जो उत्तराखंड में दूसरे चरण का चुनाव में मतदान होना है, तो उसके जो चुनाव प्रचार का क्रम है वो आज शाम 6 बजे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसको लेकर जो है पूरी व्यवस्था प्रशासन और जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने कर ली है और उसके बाद जो है हम देखेंगे जो मतदान उत्तराखंड में होना है उसको लेकर के जो यहाँ का निर्वाचन आयोग है उसमें पुलिस और प्रशासन ने मिल करके वो पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी हैं और कुछ पोलिंग पार्टियां कल तक रवाना हो जाएंगी। इसी के साथ जहाँ जो पोलिंग स्टेशन है और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात कर दिया गया है और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल और जो पीएससी के जवान हैं और हजारों की संख्या में जो है जो गार्ड हैं वो लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो है बिना डरे मतदान करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च और जो सुरक्षा कर्मियों की टीमें हैं वो घूम रही हैं और जो मुख्य चौराहे हैं पूरे प्रदेश के, तो उन चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो व्यस्तम इलाके हैं जिसमें जो उत्तराखंड के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर जो है काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, देखा जाए तो प्रदेश में 6 ऐसे बूथ भी होंगे जिनमें सभी दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारी होंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो है अलग अलग बूथों का रखा गया है सिस्टम, जिसमें दिव्यांग के लिए भी है। इसके साथ ही मॉडल बूथ बनाए गए हैं, उनमें भी काफी व्यवस्था रखी गई है और इसके साथ ही जो सखी बूथ हैं जो 100 से अधिक हैं उनमें भी जो है केवल महिलाएं मतदान करेंगी और वहां पर जो है पोलिंग पार्टी के अलावा कोई भी पुरुष वहां नहीं जाएगा। जी, और कोरोना काल को देखते हुए क्या कुछ वहाँ व्यवस्थाएं की गई है इस दौरान? देखिए, कोरोना का जिस तरह से जो प्रकोप शुरू में था वो अब थोड़ा राहत है और उस राहत से कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग है वो अपने आप को काफी राहत महसूस कर रहा है। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मी के साथ साथ मतदाता भी अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड के नियम है उनका पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ के हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोरोना के नियमों में कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या मास्क का या सैनिटाइजेशन का, वो पूरी हिसाब से ही जो है मतदान किया जाएगा और मतदान केंद्रों पर कहीं पर भी भीड़ नहीं होगी। इस तरह का निर्देश जारी किया गया है, उसको लेकर के यहाँ प्रशासन ने कमर कस ली है और स्वास्थ्य महकमे की टीम भी लगातार अपना कार्य कर रही है। वहाँ की जनता में किस दौरान का उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, अब एक तरह से देखा जाए कि पिछले 5 दिन से जो है पूरा एक ऐसा उत्साह नजर आ रहा है। जब से मौसम थोड़ा खुल गया है तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग अब जो है अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में खूब प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी संख्या में जो है लोग नजर आ रहे हैं सभी प्रत्याशियों के साथ। और एक तरह से देखा जाए कि आज शाम तक का जो प्रचार है इसमें जो है सभी प्रत्याशी और पार्टियों ने अपनी जान फूंक दी है। जी, इस बार अगर बात करें रामनगर की जनता का, तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान करने की बात कह रही है?
देखिए रामनगर जो है एक तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवियों की जगह है और यहाँ पर जो है ये विधानसभा में जो है शुरुआत से ही ये वीआईपी सीट रही है और हमेशा से इस सीट का जो है अहम रोल रहा है। यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की विधानसभा भी रामनगर रही है। तो एक तरह से रामनगर एक ऐसी विधानसभा है जो हमेशा से जो है चर्चाओं में रही है और यहाँ के मतदाता जो है विकास को लेकर के और जो आवश्यकता है उनको लेकर के, चाहे उसमें चिकित्सा की व्यवस्था की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें, उन मुद्दों को लेकर के युवा यहाँ पे मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस तरह से एक तरह से देखा जाए कि इस बार जो मतदान में जो प्रतिशत ज्यादा है वो युवाओं का नजर आ रहा है। काफी संख्या में युवा है और युवाओं को जो है अपनी जो आवश्यकता है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और कहीं ना कहीं जो रोजगार के साधन है और विकास का जो अहम मुद्दा है उन सबको लेकर के वो मन बनाए हुए हैं और योग्य प्रत्याशियों और उनका जो है पृष्ठभूमि को तलाश करके कि कौन बेहतर कार्य कर सकेगा भविष्य में, उन सारी संभावनाओं को देखते हुए अपना प्रत्याशी चुनने की स्थिति में आ गए हैं। जी, अगर बात करते हैं पहले जो 18 वर्ष के जो युवा है जो पहली बार मतदान करेंगे, उनमें किस तरह का उत्साह है और वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में मतदान करते नजर आएंगे? देखिए जो इस बार के जो नए मतदाता हैं, जो युवा हैं और जो अभी पहली बार ही मतदान करेंगे, उन सबका जो है कहीं ना कहीं ये बड़ा उत्साह उनके अंदर है क्योंकि पहली बार मतदान करेंगे और उनको ये उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पीछे आया तो रामनगर में भी काफी दिक्कतें शिक्षा को लेकर के रही है और स्वास्थ्य की समस्याएं रही है, रोजगार की रही है और यहाँ का जो है तमाम ऐसी जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो योजनाओं का अभाव रहा, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं। उनकी उमंग है कि ऐसा व्यक्ति आए कि जो आने वाले समय में उनकी जो ये समस्याएं हैं उनसे दूर कर सके थी। ऐसे में जो महिला वोटर है उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में है और उनका क्या कहना है कि मतदान किन मुद्दों को लेकर करेंगी? सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगा क्या इस बार? जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा तो अहम मुद्दा है और हालांकि रामनगर बहुत ज्यादा शांति प्रिय जगह है, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी दिक्कतों का सामना सुरक्षा को लेकर किया गया है। लेकिन रामनगर बहुत अच्छी शांति प्रिय जगह है और ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर जो है जहां तक महिलाओं की बात करें तो महंगाई की मार से सब ज्यादातर जो है महिलाएं आहत रही है। गृहिणियों ने स्पष्ट जो है उसको झेला है और क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत ज्यादा कारोबार प्रभावित हो गया था, उसी के ऊपर से जो है बड़ी महंगाई जो है वो एक बड़ी समस्या रही। हालांकि उम्मीद जो है अपने अपने प्रत्याशियों से कर रहे हैं लोग कि वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जी, यहाँ पुलिस प्रशासन किस तरह की तैयारियां की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या क्या यहाँ पे सुविधाओं को देखते हुए क्या कुछ आदेश दिया गया है? देखिए, पुलिस प्रशासन को जो है यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किया है क्योंकि देखिए पूरे जिले में जो सर्वाधिक फोर्स है वो खास करके देखा जाएगा हल्द्वानी के बाद रामनगर में लगाई गई है और यहाँ पर जो है तमाम जो पीएससी के जो लोग हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री स्टाफ के साथ साथ जो सुरक्षा गार्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि उनको भी स्पेशल ड्यूटी दी गई है और एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है रामनगर के लिए और साथ ही साथ जो है जो एसएसपी हैं वो खुशवम इसको देख रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है जो एडिशनल एसपी और एसपी क्राइम है वो भी यहाँ पे अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। देखा जाए तो कोरोना काल की वजह से इस बार का चुनाव जो है काफी अलग तरीके से किया जा रहा है, तो उन चीजों को देखते हुए क्या कुछ इस बार के चुनाव में पहले से काफी अलग देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें इस कोरोना काल की तो एक तरह से देखा जाएगा जो ये चुनाव के प्रचार का जो समय रहा ये बहुत कम रहा। इसको जो है जनता बहुत पॉजिटिवली ले रही है क्योंकि अमूमन जो समय बर्बाद किया जाता था 45 दिनों का समय बर्बाद अमूमन रहता था चुनाव में, तो वो समय इस बार जनता का बचा और कुल 15 दिन का एक तरह से देखा जाए कि प्रचार का समय रहा और मुख्य रूप से ये एक हफ्ता रहा। ये एक हफ्ते के प्रचार में ही जो है जनता को अपने समर्थकों के पास या अपना जो है उनके पास जाना पड़ा और प्रत्याशियों के पास। और अगर हम देखें कि जनता के जो बहुमूल्य समय है जिससे जो है मतदाता परेशान होते थे वो भी परेशान होने की यहाँ पर जो है स्थिति नहीं आई, तो भविष्य के लिए एक मॉडल है कि कोरोना काल हो या ना हो, बंदी से हो या ना हो, चुनाव का प्रचार का समय बहुत कम रहना चाहिए थी। जी,
अगर बात प्रदेश भर की करते हैं तो कुल 8,624 मतदान केंद्र होंगे और जिसमें 156 मॉडल बूथ भी होगा और इन मॉडल बूथों पर सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो बहुत ही सोच समझ कर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में इसलिए बनाने पड़े। हालांकि अगर हम वोटों का प्रतिशत देखें तो वो बहुत कम है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी जो है हजारों, जो 8,000 से ऊपर ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसके पीछे जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है वो उसको ध्यान में रखा गया है। और जहाँ तक हम मॉडल बूथ की बात करें तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था देने के मकसद से हर एक विधानसभा में कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो है मॉडल बूथ बने, वो एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है 2 या उससे अधिक मॉडल बूथ हर एक विधानसभा में बनाए गए हैं, ताकि किसी भी मतदाता को किसी भी मतदान केंद्र पर अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां मौजूद और उपस्थित अधिकारी जो है उनका समाधान कर सकते हैं। मॉडल बूथ में जो है अधिकांश जो प्रशासन है, निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं और साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, तो एक तरह से पूरी व्यवस्था वहां पर रहेगी। तो आसिफ इकबाल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रामनगर से आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े थे अधिक जानकारी के लिए। तो 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और फ्लैग मार्च भी पुलिस निकालकर लोगों को बिना डरे मतदान करने की अपील भी कर रही है। और उत्तराखंड में अगले 5 साल के लिए 81,72,173 मतदाता जो है यहाँ पे वोट करते नजर आएंगे और इस बार के चुनाव में 11,697 बूथ भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे कई ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार चुनाव देंगे, 18 वर्ष से युवा जो इस बार पहली बार चुनाव देते नजर आएंगे और उनमें काफी खासा उत्साह देखने को मिला है। महिला वर्ग भी इस बार जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर, रामनगर की अगर महिला की बात करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है महिलाओं के लिए। और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए महिला वर्ग भी मतदान करते हुए नजर आएंगी और किस पार्टी की तरफ महिलाओं का रुझान रहेगा, ये एक अहम बात जो है निकलकर सामने आएगी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है चुनाव में, महिला वर्ग का झुकाव जो होता है जिस पार्टी की तरफ अगर होता है उसकी जीत जो है सुनिश्चित होती नजर आती है और महिलाओं का वोट जो है काफी अहम माना जाता है। ऐसे में देखा गया सभी पार्टियां लगातार महिला को रुझाने की तमाम कोशिश करते नजर आई और तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए गए यहाँ पे सभी पार्टियों की तरफ से। अब ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में जो देखा जा रहा है सभी पार्टियां लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रही है, रैली कर रही है और तमाम अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रखते नजर आ रही है। वहीं अगर सड़क मार्ग से ज्यादा दूरी वाले अगर पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई है और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी तमाम तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराया जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है अगर पहले के चुनाव की बात करते तो काफी अलग तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से अलग ही प्रभाव जो है इस बार देखने को मिल रहा है। तमाम जो प्रोटोकॉल जो सरकार की तरफ से जारी किए गए थे कोरोना के मद्देनजर, उन तमाम प्रोटोकॉल का भी यहाँ सावधानियां बरती जा रही है। तो इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुमाऊं से संदीप कुमार हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। संदीप, यहाँ चुनाव को अब कुछ ही समय रह गया, ऐसे में क्या कुछ कुमाऊं में तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल सानिया, आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी गाइडलाइन के हिसाब से भी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपद के हिसाब से कल ही ये जारी कर दिया था कि शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार चुनावी तैयारियों में जो पिछले समय से लगा था, अब वो समय लगभग नजदीक आ चुका है। 14 तारीख को सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिला प्रशासन लगातार ये अपील भी करता नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक करता कई बार से नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें।
और जनपद उधम सिंह नगर में लगभग 1488 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें इस बार सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पूरे कुमाऊं मंडल की मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग जनपदों के अंदर सखी बूथों का भी निर्माण किया गया है। सखी बूथ में जहां पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी और साथ में जो कर्मचारी होंगे वो भी महिला होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मॉडल बूथ भी बनाए जा रहे हैं। मॉडल बूथ ऐसे बूथ होंगे सानिया जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बड़ी सुविधाएं हैं, जहां पर बैठने की व्यवस्था और कुछ मॉडिफाइड तरीके से मॉडल बूथों का भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन हर बार ये अपील करता है लोगों से कि किसी भी तरीके से मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में जिस तरह से पिछली बार लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, इस बार भी जिला प्रशासन की इस पहल पर और टीवी 100 की भी इस पहल पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। लोग घर से निकलेंगे, मतदान करेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार बनेंगे। सान्या, अगर कुमाऊं की जनता की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता जो है इस बार चुनाव में मतदान करते हुए नजर आ सकती है? देखिए सानिया, अगर आप देखें तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य बना था साल 2000 में, लेकिन इन 21 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर उतार चढ़ाव आए, कई बार आपदाएं आई। आपदाओं के बाद बीच में कोविड जैसी महामारी आई, जिससे तो पूरा विश्व ही कहीं ना कहीं ग्रसित रहा। तो इस बीच में बहुत सारे मुद्दे भी लोगों ने देखे। इस समय अगर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं, भले ही विपक्षी दल के तौर पर, लेकिन अगर आम आदमी की बात भी की जाए तो महंगाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। इन सारी चीजों को लेकर के लोग ये चीजों को देखेंगे। दूसरा एक रोजगार का मुद्दा आता है सामने कि रोजगार को लेकर के आखिर पहाड़ से जो पलायन के रोकने की प्रक्रिया थी वो अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई। लोग आज भी पलायन करते नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से जो भी सरकार बने वो लोग चाहते कि एक बार पलायन पर रोक लगे। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार को लेकर के है कि अगर रोजगार उनको पहाड़ पर मिले या उत्तराखंड के अंदर मिले तो लोग आखिर दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर के अपने परिवार से अलग होकर के कमाने, अपनी जीविका चलाने के लिए क्यों जाएं। तो सानिया, ये बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को, हालांकि जो चुनावी घोषणा पत्र हैं कुछ दलों के, कुछ पार्टियों के, आम आदमी पार्टी आई, उसने अपने तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है और भी दूसरी रोजगार गारंटी की बात की है। तो कहीं ना कहीं ये वो मुद्दे थे जिनको कुछ पार्टियां पकड़ने की कोशिश कर रही हैं सानिया। हालांकि लोग ये तय करेंगे कि आखिर इन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड की जनता किस तरीके से वोटों का प्रतिशत बढ़ाती है और वोट के अधिकार के साथ अपने उस अधिकार से वो कहीं ना कहीं सरकार को जो भी बनेगी उससे रूबरू होगी कि हमने आपको वोट दिया तो कम से कम आप हमारी जमीनी सुविधाओं की पूरी तरह से पुख्ता तरीके से तैयारी करें। सानिया जी, अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र जारी करने के बाद से जो आम जनता है उनका झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ अधिक देखने को मिल रहा है क्या? देखिए सानिया, घोषणा पत्र जारी करना तो निश्चित तौर पर एक ये पहल, एक कड़ी होती है कि किसी भी पार्टी या किसी भी दल को ये अपनी जमीन को पुख्ता करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में, प्रदेश के बीच में ये एक बुनियाद अपनी रखनी पड़ती है कि आप इन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जनता इन पर किस तरह से भरोसा करती है। आप घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र है, कांग्रेस में उन्होंने अपनी अपनी चीजें कही, रोजगार, लेकिन किसी का भी घोषणा पत्र किसी भी दल का, उसने मेन जो मुद्दा रखा है वो रोजगार का मुद्दा रखा है। तो रोजगार का मुद्दा जो भी है तो जनता तो चाहेगी निश्चित तौर पर कि उनके जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं या आगे जो भी नई पीढ़ी आ रही है वो रोजगार से कम यहाँ पर सृजित हो और सरकार किसी की बने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। जो मूल सुविधाएं, जनता ये चाहती है कि जो मूल सुविधाएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कम से कम उत्तराखंड के अंदर नई पीढ़ी का सृजन कर सके, नए निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। एक आपको बात और मैं बताऊंगा सानिया कि उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर पर्यटन की व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार लोग बात करते रहे, लेकिन आज भी पर्यटन की वो बदस्तूर स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हो पाई जो असल में होनी चाहिए थी। इसके साथ में सिडकुल, यहाँ पर अलग अलग जगह, उधम सिंह नगर में सिडकुल आया, उधर हरिद्वार क्षेत्र में सिडकुल आया, कुछ कोटद्वार में भी सिडकुल आया, लेकिन जो स्थिति आज वास्तविक स्थिति जो होनी चाहिए वो कहाँ तक पहुंच पाई। तो लोग इन चीजों को गौर कर रहे हैं और लोग इसी चीज को देख करके वोट करेंगे कि आने वाले समय में कम से कम उस सरकार को लोग जरूर चाहेंगे जो उन्हें रोजगार दे, जो उन्हें उस महंगाई और बेरोजगारी की दर से छुटकारा दिलाए। जी, अगर बात महिला वोटर की करते हैं तो महिला वोटर का झुकाव जो है किस तरफ अधिक देखने को मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार महिला वोटर जो है मतदान करती हुई नजर आएंगी? देखिए, आज रुद्रपुर शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो मोदी जी की एक जो फैन फॉलोइंग है सानिया वो बहुत जबरदस्त है, तो उनको सुनने के लिए काफी लोग आए थे। लेकिन एक अगर आपने कहा ना कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं का रुख लेकर के, पिछले इन 1-2 साल में जब से कोविड आया उसके बाद से जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो निश्चित तौर पर महिलाएं जो होती है वो सबसे पहले देखती हैं अपना बजट।
और बजट उनका होता है किचन। अगर उनकी किचन व्यवस्थित चल रही तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि घर में टेंशन भी कम होती है और मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा आसान हो जाता है अपने घर को, परिवार को मैनेज करना। तो महिलाएं सबसे पहले तो, जो लगातार मैं फील्ड में हूं, तो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं पूरे धारचूला से लेकर के यहाँ रुद्रपुर शहर तक, तो कहीं ना कहीं एक महंगाई के मुद्दे को लेकर जरूर महिलाएं आगे आ रही थी। लेकिन कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि अभी धामी सरकार को धामी जी को बने हुए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के हित में काम करने शुरू किए हैं। अब इसका कितना असर इन वोटों में दिखता है। लोग अपनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन ये वोट में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये तो 14 तारीख को ही कंफर्म हो पाएगा। ऐसे युवा वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे, 18 वर्ष जिन्होंने अभी अपना उम्र पूरा किया है, ऐसे वोटरों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सानिया, एक चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि इस बार एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की भी होगी जो कहीं पहली बार वोटिंग करने के लिए जा रहे होंगे। बड़ा उत्साह होता है। आप देखें कि सुबह से ही जिस तरह से लगातार निर्वाचन आयोग लगातार ये मतदान के लिए अपील करता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है जो युवा होते हैं उनके मन में बड़ा जोश होता है। उसका एक बड़ा कारण कि वो प्रदेश की सरकार को चुनने के जा रहे हैं, अपने क्षेत्र का विधायक चुनेंगे और जो विधायक बनेंगे उनसे प्रदेश की सरकार का निर्माण होगा। तो युवा जो होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है और युवाओं के लिए सबसे बड़ी पसंद जो होती है वो ये होती है क्योंकि अब जैसे 18 साल जब वो पार कर लेते हैं तो अब वो भी कहीं ना कहीं अपने उस दहलीज पर कदम रख देते हैं जो उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो निश्चित तौर पर रोजगार के लिए वो करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे और उन विकास के लिए करेंगे जिससे कम से कम उनके जीवन की जो वो दूरी है जहां से वो परिवार से काफी दूर होकर के पलायन की स्थिति भूमिका निभा रहे थे, वो कम से कम अधूरी ना रहे, वो पूरी हो जाए। कम से कम वो अपने घर पर रह करके उनको रोजगार मिले और आगे उनकी जो पढ़ाई की चीजें हैं, शिक्षा की चीजें हैं, उच्च शिक्षा की चीजें वो लगातार पूरी हो। तो निश्चित तौर पर युवा में उत्साह रहेगा और पहली बार वोट करके वो जिस सरकार को भी चुनेंगे वो उससे उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो कल होगा वो युवाओं का ही होगा। अच्छा, 101 ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जिनमें सिर्फ महिलाएं स्टाफ होंगी। हाँ बिल्कुल सानिया, वो पहली बार ऐसा ये प्रयोग किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है सखी बूथ। सखी बूथ में महिलाएं ही जो कर्मचारी होंगी, जो बूथ पर कर्मचारी होंगी, जो सुरक्षा कर्मचारी होंगी वो भी महिलाएं होंगी और वहां पर बाकायदा उनके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। ये एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम भी है जो कि जिला प्रशासन और मतदान केंद्र के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी पहल है जिसमें कम से कम महिलाओं को जिस तरह से लाइन में लग करके वोटिंग करनी पड़ती थी, तो अगर सखी बूथ उनके क्षेत्र में होता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। क्योंकि लाइन में लग करके महिला पुरुष जब एक साथ लगते हैं तो कई बार वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस बुनियाद इस चीज को कहीं ना कहीं आत्मसात करने के हिसाब से इस बार जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि सखी बूथ जो बूथ है उनका निर्माण किया गया है जिससे कम से कम महिला वोटर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, प्रदेश में 6 ऐसे भी बूथ बनाए जाएंगे जिनमें सभी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी ही होंगे। जी बिल्कुल, कुछ दिव्यांग बूथों का भी निर्माण किया गया है। इस बार तो सरकार की एक बड़ी पहल ये भी थी जो कि वोटिंग हुई भी वहां पर कि जो बुजुर्ग लोग थे जिनको घर से जाने में दिक्कत होती थी उनका बूथ उन्होंने वोट घर पर जाकर के लिया है। तो मतदान केंद्र जिस तरीके से इस बार निर्माण किए गए, अलग अलग तरीके से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो ये परंपरा है ये निश्चित तौर पर एक और भी बड़ी गौरवशाली इतिहास के लिए आगे कदम बढ़ाती है। तो मतदान केंद्रों को जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग ने लगातार बाकायदा सख्ती, निगरानी और सुचारू रूप से चलाने के लिए, बड़े बेहतर तरीके से चलाने के लिए सखी बूथों का निर्माण किया गया, आदर्श चुनाव केंद्र बनाए गए, दिव्यांग केंद्र बनाए गए। तो निश्चित तौर पर ताकि 14 तारीख को जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया हो रही है ये आने वाले समय में एक नया एक इतिहास बनाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग लोगों को करने के लिए उत्साहित करे। देखा जाए तो इस बार का चुनाव काफी अलग है क्योंकि कोरोना काल के बाद से सभी जो चीजें हैं पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ इस बार अलग देखने को मिल रहा है? देखिए, कोविड काल में जिस तरह से जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक तो लोगों ने अपने बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने रोजगार को खोया और बाकी जो कुछ बचा तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाली जो महंगाई थी, पेट्रोलियम पदार्थों में जितनी वृद्धि हुई तो उससे जो घर के जो खर्चे थे उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो नई सोच के साथ में लोग एक बार नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए 14 तारीख को वोट करेंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो भी स्थितियां होंगी, अब ये आम जनता को तय करना है कि वो सरकार कैसी चाहते हैं, वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। संदीप कुमार, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुमाऊं से हमारे
ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे चुनाव को लेकर तमाम तरह की यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है और यहाँ पे लोगों में भी काफी उत्साह है चुनाव को लेकर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ।